इस वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना। ये वीडियो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? देखो यार, इस वीडियो में जो इशू आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ना तो वो स्ट्रैटेजी का इशू है, क्योंकि स्ट्रैटेजी मैंने देखा भाई यूट्यूब पे सब लोग स्ट्रैटेजी भर भर के बताते हैं, आपको वो फॉलो करनी भी चाहिए। आप भी शायद 8-10 स्ट्रैटेजी तो फॉलो कर ही रहे होंगे। दूसरी चीज, ना मैं यहां पर आपको कोई किताब पढ़ाने आया हूं, बिकॉज बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं और मुझे लगता है कि भैया आप उनको भी फॉलो कर ही रहे हैं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो आज की डेट में कुछ कश्मकश में है। क्या कश्मकश? आई एम टॉकिंग अबाउट द डार्केस्ट रियलिटी ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन, बच्चों की मेंटल हेल्थ। देखो यार, 3-4 साल प्रिपरेशन में लगाने के बाद समझ नहीं आता कि करियर में करना क्या है। प्राइवेट सेक्टर में जा नहीं सकते हो, गवर्नमेंट एग्जाम, छोटे एग्जाम की तैयारी करते हो तो लोग हंसते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और इस प्रॉब्लम का कहीं ना कहीं सोल्यूशन आप ही के पास है। और आज इस वीडियो में मैं उसी सोल्यूशन के बारे में बात करूंगा। मतलब मैं बात करूंगा मेंटल हेल्थ के बारे में। अब देखो, ये तो आप सभी को बहुत सारे सोर्सेज से पता लग ही गया होगा कि हर साल लगभग 14 लाख बच्चे यूपीएससी एग्जामिनेशन का फॉर्म भरते हैं। उसमें से 5-6 लाख बच्चे पेपर देने जाते हैं प्रीलिम्स का, और उसमें से 20-25 हजार सिलेक्ट होते हैं मेंस के लिए। अब जो बच्चे मेंस के लिए सिलेक्ट होते हैं उसमें से 3,000 बच्चे फाइनल इंटरव्यू कॉल यानी पर्सनालिटी टेस्ट के लिए सिलेक्ट होते हैं, और वहां से लगभग 1000 के करीब बच्चा सिलेक्ट होता है ऑफिसर बनने के लिए। यानी उनके ऊपर लगता है स्टैम्प, थप्पा कि भैया ये सक्सेसफुल है। और बाकी जितने बच्चे थे, चाहे उनका इंटरव्यू में रह गए या वो मेंस में रह गए, उन सब के ऊपर एक टैग लग जाता है फेलियर का, क्योंकि सोसाइटी ये कहती है कि हम तो एक कागज के पन्ने से जज करेंगे कि आप सक्सेसफुल हो या एक फेलियर। अब देखो, यही एक रीजन है जिसकी वजह से हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, इन सब में एक एंजाइटी रहती है। तो आज इस वीडियो में हम इन सब चीजों को डिकोड करेंगे, समझेंगे एंड रियलिटी के बारे में बात करेंगे। अब देखो, अक्सर क्या होता है कि देखो, मैंने ये जाना है कि 3 तरह के आपके एस्पिरेंट होते हैं। एक, पहला, जिन्होंने कुछ रील्स वगैरह देखी होती कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, एंड दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। अब ये बच्चे ज्यादातर 1 या 2 साल के अंदर छट जाते हैं। मतलब इनका अटेम्प्ट कभी ये देते भी हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि नहीं भी देते, 1-8 साल दिया और फिर ये दिखते भी नहीं है। फिर दूसरे आते हैं फैमिली प्रेशर वाले। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मेरे एक दोस्त था करण के फादर आईआरएस थे, और उनका ये एक प्रेशर था कि भाई मेरा बच्चा भी आगे ऑफिसर भी बने, बिकॉज उसके दादाजी भी ऑफिसर थे। बच्चे ने 4-5 ट्राई दी, उसके भाई ने भी 3-4 ट्राइज दी, नहीं बना। बट कहीं ना कहीं आज उनके फादर की नजर में वो करण, मेरा जो दोस्त है, मेरा बचपन का दोस्त, वो एक फेलियर है। और जब भी अंकल से मैं या करण हम एक साथ होते हैं, डिस्कशन वगैरह हो रही होती है अंकल से, तो वो उनकी नजरों में दिखता है कि भाई कहीं ना कहीं वो हमें हमारी उस एग्जाम के अंदर सक्सेस या फेलियर की वजह से जज करते हैं, और ये होता भी है। तो मतलब दूसरा जो कैंडिडेट है वो फैमिली प्रेशर वाला है। अब तीसरी कैटेगरी और आती है जो मेहनती कैटेगरी है और जो डेडिकेटेड यूपीएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहा है। ऐसा हर साल 2-3 लाख बच्चा होता है। मतलब मजाक से हटके ये 3 लाख बच्चा ऐसा होता है कि जो डेडिकेटेड 3-4 साल तक लगातार मेहनत करता है और कोशिश करता है कि इस एग्जाम को क्रैक करे। तो ये जो इशू, मेंटल हेल्थ इशू की बात कर रहा हूं, ये ज्यादातर 2 केसेस में आपको कॉमन देखने को मिलता है। एक तो फैमिली प्रेशर वाले में, और दूसरा केस आपको देखने को मिलता है जहां पे एक बच्चा है, ईमानदार बच्चा है, मेहनत कर रहा है, बट पता नहीं क्या कमी रह जाती है कि हर बार कहीं ना कहीं वो अटक जाता है। तो उन दोनों तरह के बच्चों को ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब बात यहां पे ये आती है कि ऐसी प्रॉब्लम्स में कई बार कुछ बच्चे बहुत सा नेगेटिव
एफर्ट्स डाल देते, मतलब अगर इन बच्चों को वक्त रहते किसी की हेल्प मिली होती तो शायद आज ये आपको न्यूज आर्टिकल देखने को ना मिलते। अब इसमें सिर्फ एक रोल एक टीचर का नहीं, आप अगर आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसा कुछ हो रहा है या आपके कजन्स या भाई बंधु में ऐसा कुछ हो रहा है तो आप उस चीज़ को समझो। मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैंने खुद इस चीज़ को देखा है। हमारी इंडियन सोसाइटी में ना इस चीज़ को बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया जाता है, मेंटल हेल्थ इशू को। एक बार जब मेरा 3rd अटेम्प्ट के बाद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, फाइनल कॉल नहीं आया था, तो मेरा एक दोस्त हुआ करता था रचित। मैंने उसे कहा यार भाई आज ना बहुत अंदर से बुरा लग रहा है अपने लिए कि भाई लाइफ के 4-5 साल गला चुका हूँ, फादर रिटायर होने वाले हैं और लाइफ में करना क्या है ना समझ नहीं आ रहा मेरे भाई। मतलब ऐसा फील हो रहा है कि रोना चाहता हूँ बट रो नहीं सकता बिकॉज सोसाइटी में ये कहा जाता है कि भाई लड़कों को रोना नहीं चाहिए। तो बहुत डिप्रेस फील कर रहा था बट मैं अपनी फीलिंग उसको ढंग से बता नहीं पाया और उसका फटक से वहाँ से जवाब पता क्या आता है, क्योंकि ही बिलोंग्स टू हरियाणा, मैं भी हरियाणा से ही बिलोंग करता हूँ। कहता भाई अपन तो गरीब लोग हैं, अपने को डिप्रेशन कैसे हो सकता है, ये तो अमीरों की बीमारी है। तो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में एक थॉट प्रोसेस भी ऐसा चलता है जहां पर लोग शायद प्रॉब्लम को समझने की कोशिश भी नहीं करते एंड कहीं ना कहीं इस पूरी चीज को निग्लेक्ट भी करते हैं। अब यहां पे बात आती है एक इंपॉर्टेंट चीज की। देखो हम एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी लेके चलते हैं, कई बार रियलिटी में हम उतने एफर्ट्स डालते नहीं और उससे डिसअपॉइंटमेंट आता है। मतलब जैसे श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा था कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर। हम कर्म करने से पहले फल की इच्छा क्या करते हैं, वी स्टार्ट ड्रीमिंग। जब हम देखते हैं ना किसी की सक्सेस स्टोरी और उसमें देखते हैं कि भैया उसने कितनी स्ट्रगल करी, हम अपने ही माइंड में अपनी एक नई स्ट्रगल बना लेते हैं और उसको ओवरकम करके कहीं ना कहीं हमने ऑल इंडिया रैंक 1 का एक ड्रीम बनाया होता है कि भाई सिंगल डिजिट में रैंक लेके आएंगे, और रियलिटी में हम उतने एफर्ट डालते नहीं हैं और जिसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलती है, डिसअपॉइंटमेंट। तो मतलब निराशा का कारण क्या है, हमने कर्म नहीं किया। अब कर्म अगर आप देखेंगे तो 4 चीजों के अंदर आपकी कमी हो सकती है। पहला पार्ट एकेडमिक इशू। देखो ये बात छुपी नहीं है, यूपीएससी का सिलेबस बहुत वास्ट है, बट मैंने ये भी देखा है बच्चों के अंदर एक कमी ये भी आती है कि वो निगलेक्ट करते हैं अपने पीवाईक्यूज को, पीवाईक्यूज को समझने की कोशिश ही नहीं करते और जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं ओवरबर्डन है नॉलेज के कारण कि भाई बहुत सारा मटेरियल मिल रहा है, हर मटेरियल को पढ़ते जा रहे हैं और फिर कहते हैं कि भैया टाइम नहीं मिल पा रहा है, टाइम कैसे मैनेज करें। अब मेरा एक स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट ने पहले एक जगह से एथिक्स पढ़ी, फिर दूसरी जगह से पढ़ी, फिर तीसरी जगह से पढ़ी और अभी वो कह रहा है कि सर अभी भी मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रही। भाई अगर आप एक सोर्स को पकड़ के उसी की मल्टीपल रिवीजन कर लें तो आपका काम बहुत आसान हो सकता है, ठीक है ना। एक बहुत फेमस पर्सनालिटी थे ब्रूस ली, उन्होंने एक बात कही थी, मुझे अभी भी याद है। उन्होंने कहा था कि मुझे इस बात से डर नहीं लगता कि एक पर्सन 10,000 नई किक सीख के आया, मुझे प्रॉब्लम उस पर्सन से लगती है जो एक ही किक को 10,000 टाइम प्रैक्टिस करके आया। सो द प्रॉब्लम इज वास्ट सिलेबस है बट क्योंकि आप यूपीएससी का पैटर्न नहीं समझ पा रहे हो पीवाईक्यूज के थ्रू, तो आपको प्रॉब्लम आती है, थीम्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो। एंड कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम ये भी है कि आप ये मान के चलते हो कि जो स्कूल कॉलेज में आपके साथ होता था ना कि आप ट्यूशन गए, ट्यूशन वाले भैया ने 4 टॉपिक करवाए और वो 4 में से 3 टॉपिक एग्जाम में आ गए और फट से आप आंसर लिख के आ गए और वहां पर आपने पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, है ना। ये यूपीएससी एग्जाम वैसा नहीं है। टीचर ने जो पढ़ाया है यानी कोचिंग में जो आप पढ़ोगे वो सिर्फ आपको एक मार्गदर्शन दे रहे हैं, एक पाथ बता रहे हैं, उसके ऊपर चलना, उसे फॉलो करना, उसके ऊपर एफर्ट डालना यानी खुद से मेहनत करना, ये आपका कर्म है,
जो आप कहीं ना कहीं निग्लेक्ट करोगे तो फेलियर के चांसेस हैं। तो ये तो देखो वो एस्पेक्ट है जो एकेडमिक एस्पेक्ट है। फिर दूसरा एस्पेक्ट आता है कि भाई रियलिटी अटेम्प्ट की। कुछ बच्चे मैं आज भी देखता हूं, सर मैंने 2026 का अटेम्प्ट देना है, 2027 का अटेम्प्ट देना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं फर्स्ट रैंक कैसे लेके आऊं, आप उसके लिए कोई स्ट्रैटेजी बता दो। देखो यार, एक्सपेक्टेशन रखना बहुत अच्छी बात है, बट एक्सपेक्टेशन में आप रियलिटी भी रखो ना। कि देखो, एक पर्सन टू पर्सन चीजें वेरी करती हैं। कोई स्ट्रैटेजी सेक्रोसेंट चीज नहीं होती। एक स्ट्रैटेजी शायद एक चीज एक पर्सन के लिए वर्क कर रही है, वो सेम स्ट्रैटेजी आपके लिए वर्क ना भी करे। शायद वो उससे सक्सेसफुल हो गया, आप उससे फेलियर की तरफ चले जाए। तो स्ट्रैटेजी आपकी इवॉल्व होती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। एक रोड मैप होता है, रोड मैप के अकॉर्डिंग आप वर्क करते हो, बट उसमें कहीं ना कहीं विद टाइम आपको कुछ चेंजेस लेके आने होते हैं कि भाई एडजस्टमेंट होती रहती है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आज तक यूपीएससी में 15 से 18% बच्चे हैं जो सक्सेसफुल होते हैं। मेजॉरिटी जो सक्सेस आती है दैट विल कम आफ्टर एन एक्सपीरियंस, सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट में। फिर 35 to 40% आपके फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ अटेम्प्ट में लोग एग्जाम को क्लियर करते हैं। मतलब रियलिटी ये है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप एग्जाम क्लियर करें, इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। तो ये अटेम्प्ट की रियलिटी है, आपको इसको समझ के चलना होगा। यूपीएससी टेस्ट मैच है, वनडे या T20 मैच नहीं है कि जिसमें आए ताबड़तोड़ बैटिंग करी, 2-4 महीने पढ़े और आपका एग्जाम क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताता हूं, मेरे पास एक बच्चा आया, उसने कहा कि सर मैंने एक टॉपर की वीडियो देखी, उसने कहा कि भैया मैंने 8 महीने में यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करी और यूपीएससी एग्जाम क्रैक कर दिया। माइट भी उसकी नॉलेज प्रोसेसिंग जो माइंड में हो रही है वो बहुत ज्यादा क्विक हो, उसकी और आपकी दोनों की मनोदशा में बहुत फर्क हो सकता है। आपको ये रियलिटी समझनी होगी, और जब तक ये रियलिटी नहीं समझोगे तब तक बहुत ज्यादा मतलब आप अपने साथ जस्टिस नहीं कर पाओगे। फिर कुछ स्ट्रक्चरल फैक्टर भी आते हैं। भाई मैंने एक चीज देखी है, जब से एड्यूटेक आई है तब से फिर भी एक्सेस नॉलेज का काफी लोगों तक पहुंच रहा है, बट एक अनइक्वल एक्सेस एक प्रॉब्लम रहता है। जो रिमोटेस्ट ऑफ द रिमोट एरिया, रूरल या रिमोट एरिया जैसे नॉर्थ ईस्ट या किसी भी आप ये कह सकते हो कि ट्राइबल बेल्ट वाले एरिया में कोई रह रहा है, उन पर्सन के पास रिसोर्स की कमी होती है, जिसकी वजह से कई बार वो मेहनत करने के बावजूद सक्सेस को हासिल नहीं कर पाते। फिर सेकंड प्रॉब्लम जो आती है वो है लैंग्वेज बैरियर। अब इंडिया में इतनी डाइवर्स कंट्री है, नाउ नॉट एवरीवन इज वेल वर्स विद अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। शायद आप हिंदी ना समझते हो, मैं उर्दू नहीं समझता हूं, और कोई बंगाली नहीं समझता हो, कोई मतलब मराठी ना समझता हो। तो देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेस, एंड समटाइम आप जो आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स में आपने जैसे लैंग्वेज पढ़ी है वो एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जैसे मैं कल एक बच्चे के साथ बात कर रहा था, वो बच्चे ने पंजाबी में 12th तक का एग्जाम दिया, एंड नाउ द पर्सन वॉज आस्किंग मी, सर मैं कौन सी लैंग्वेज में यूपीएससी एग्जाम लिखूं, बिकॉज ग्रेजुएशन में मेरे पास इंग्लिश था एंड वैसे मेरा पंजाबी था। मैंने उसको एक चीज बताई बच्चे को, मैं कहा अगर आप पंजाबी सिलेक्ट करते हो तो प्रॉब्लम ये है कि उसमें आपको स्टडी मटेरियल नहीं मिलेगा। लक्ष्मीकांत ही नहीं आती शायद पंजाबी में, आप बाकी किताबें छोड़ दीजिए, स्पेक्ट्रम नहीं आती है पंजाबी में, तो यू विल हैव टू फाइट फॉर रिसोर्सेज। बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज मिलेंगे और वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अब इफ यू गो फॉर इंग्लिश, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, 6-7 महीने आपके सिर्फ उस लैंग्वेज को मास्टरी करने में ही लग जाएंगे। तो इफ यू आर विलिंग टू सेक्रीफाइस दैट तो ठीक है, बट अदरवाइज आप पंजाबी में करेंगे तो आपको इंग्लिश पढ़ के या हिंदी पढ़ के ही पंजाबी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, खुद की एक वोकैबुलरी क्रिएट करनी पड़ेगी, और जो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। अब ये 3 एस्पेक्ट के बारे में आपने बहुत सारे टीचर से भी सुना है, बट मेरा आज का एस्पेक्ट है एसबीआई। अब ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, एक्चुअल में यहां पे मैं बात कर रहा हूं 3 मेजर एस्पेक्ट की। वन इज स्ट्रेस। देखो एक फियर हमेशा ही रहता है फेलियर का, और ये कहीं ना कहीं एंजाइटी क्रिएट करती है। यार यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम आता है और
मन में ये होता है कि अगर इस बार भी प्रीलिम्स ना निकला तो क्या होगा, घर जाऊंगा, मम्मी पापा को क्या शक्ल दिखाऊंगा, या मेंस जो दे रहा होता है बच्चा उसको एक एंग्जाइटी रहती है कि यार इस बारी मेंस नहीं निकला, फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। एक वो डर, वो फेलियर का डर हमें कहीं ना कहीं मिस्टेक कमिट करने पे मजबूर कर देता है। देन बी फॉर बर्नआउट। भाई आप मान के चलो या ना चलो, हर टीचर कहेगा कि 3 घंटे का एक सब्जेक्ट, 3 घंटे का ऑप्शनल, 1 घंटे का आपका करंट अफेयर, 2 घंटे का आपका सी सेट या कोई रिवीजन हो गई। ऐसा एक टाइम टेबल बना देंगे और आपको कहेंगे 10 से 12 घंटे आपको पढ़ना है, एंड ये आपको 365 दिन करना है, या हो सकता है जितने भी दिन आप तैयारी कर रहे हैं उतने सभी दिन करना है। एंड कांस्टेंट ये एक साइकिल बनता जाता है, और ये साइकिल कहीं ना कहीं एक थकावट बना देता है शरीर के अंदर। थकावट इन द सेंस कि एक मेंटल ब्लॉकेज क्रिएट हो जाती है, जिससे कुछ भी सोचने समझने किसी भी चीज की ताकत हम में खत्म हो जाती है। मतलब एक टाइम हो जाता है कि जिसके बाद आप नम फील करते हो। कोई सामने से मजाक भी कर रहा हो तो आप कहते हो यार क्या फालतू की बात कर रहे है ना, वो एक नमनेस आ जाती है। प्रॉब्लम नंबर 2। नंबर 3 जो प्रॉब्लम है यहां पे वो है आइसोलेशन। और मैंने ये तीनों ही चीजें देखी हैं यार, मैंने ये तीनों ही चीजें देखी हैं। आइसोलेशन कैसे? देखो यार, मैं तैयारी करने गया था ओल्ड राजेंद्र नगर, जिसे मक्का या अयोध्या कहा जाता है भैया यूपीएससी एग्जामिनेशन का। अब वहां पर जाते हो, एक डब्बी, माचिस की डब्बी जितना आपका एक कमरा होता है, उसमें आप तैयारी करते हो। जनरली किसी भी एस्पिरेंट को दूसरे एस्पिरेंट से कुछ लेना देना नहीं होता। एंड चलो मेरा लक अच्छा था, मेरे को सुमित, शिवम, देवेंद्र और बहुत सारे और भी फ्रेंड वहाँ पर मिले, जो कहीं ना कहीं मेरी प्रिपरेशन में साथ भी रहे। बट कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली, बचपन के दोस्त सबसे कट जाते हो। अब आज की डेट में एक जो प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है वो ये देखने को मिलती है कि ये सोशल मीडिया है ना, ये कहीं ना कहीं कंपैरिजन पैदा करता है। अब मैं जब यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, मैं सोशल मीडिया पे नहीं था, उस टाइम फेसबुक हुआ करता था, उसको नहीं यूज़ करता था। तो फिर भी जब कभी भी घर आते थे तो घर वालों का पहला कहना क्या था, अरे वो उन अंकल का लड़का है ना, वो ऑस्ट्रेलिया चला गया, वहाँ पर उसको जॉब मिल गई। वो उनका लड़का था ना, शर्मा जी का लड़का, वो शर्मा जी का लड़का भैया वो यूएस चला गया है, उसको कैलिफोर्निया में जॉब लग गई है। आप अपने कॉलेज के दोस्तों से मिलने जाते हो, सब अपने लाइफ में कहीं ना कहीं आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनका एक अलग सर्कल बन गया है, और आप अब यूपीएससी एग्जामिनेशन में शायद उस सर्कल के साथ उतनी निभा भी नहीं पाओगे। तो कहीं ना कहीं आप आइसोलेटेड फील करते हो कि किसके साथ अपनी चीज़ों को शेयर करें। एक ये प्रॉब्लम रहती है। स्ट्रेस, फेलियर का तो मैंने बता ही दिया। तो अगर आप इस चीज़ को देखें तो ये एक्चुअल में मतलब ठीक है, आप इन सब चीज़ को ओवरकम कर सकते हो। सिलेबस, अपनी सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस कर सकते हो। यू कैन अपने अटेम्प्ट को रेशनलाइज कर सकते हो। आप स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स को भी ठीक कर सकते हो। बट इस पार्ट के बारे में कोई डिस्कस नहीं करता। तो आज हम इसी पार्ट के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअल में इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। क्योंकि एक रिसर्च गेट की सर्वे के अकॉर्डिंगली यूपीएससी एस्पिरेंट 70% जो एस्पिरेंट है वो फेस करते हैं एंग्जाइटी, 60% आइसोलेटेड फील करते हैं, एंड 22% एस्पिरेंट ऐसे हैं जिनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम ही नहीं है। कि मतलब अगर देखा जाए तो भैया अपने ही दम पे ये काम कर रहे हैं। अब इसमें स्ट्रेस को कैसे आप कम कर सकते हो? स्ट्रेस फेलियर क्या है? अब देखो, हम एक कहावत के थ्रू इस चीज को समझते हैं। करत करत अभ्यास जड़मत होए सुजान, रस्सी के आजाद से पत्थर पड़े निशान। मतलब अगर आप एफर्ट्स डालेंगे तो उसका रिजल्ट कुछ ना कुछ जरूर आएगा। तो यहां पर आपका एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन होना चाहिए। मतलब
आप ये मान के चलें कि अगर आपने 8 घंटे पढ़ना है या 10 घंटे पढ़ना है, तो आप उस चीज को ऐसा ना हो कि कुछ भी कभी भी स्टार्ट कर रहे हैं। आप इन सब चीजों को सबसे पहले मंथली टारगेट्स में बाइंड करो। मंथली इन द सेंस कि भाई मुझे अपना सिलेबस खत्म करना है लेट्स से 10 मंथ्स के अंदर। अब उस 10 मंथ के अंदर आपको अपने जो सब्जेक्ट्स हैं, किस मंथ में, जैसे आपने पॉलिटी के ऊपर फोकस करना है, किस मंथ में आपने लाइक लेट्स से ज्योग्राफी के ऊपर फोकस करना है, कब हिस्ट्री के ऊपर फोकस करना है, वो सब आप डिफाइन करो। और इसमें फिर जब भी आप, जैसे मान लो आपने पहले मंथ में पॉलिटी स्टार्ट किया, लेट्स से आपने 45 डेज पॉलिटी को एलोकेट किए, तो इसमें आप माइनर टारगेट्स भी लेके चलो कि आप डे टू डे क्या करने वाले हो और उसे कैसे अचीव करोगे। तो एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन आपका होना चाहिए। स्ट्रक्चर्ड वे में काम होगा तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस कम जनरेट होगा, बिकॉज फिर एंड में जाके ये नहीं होगा कि अभी तो यार मैंने आर्ट एंड कल्चर तो पढ़ा ही नहीं, या मैंने अभी तक तो लाइक एनवायरनमेंट तो पढ़ा ही नहीं, या ज्योग्राफी नहीं पढ़ा। आप अपने आप को जितना स्ट्रक्चर्ड सुलझा के रखोगे उतना ही आपका स्ट्रेस कम होगा। ठीक है, कोई ऐसा कुछ दिन 1 या 2 बीच में आएंगे जब आप अपने टारगेट को अचीव नहीं करोगे, बट मेजॉरिटी टाइम तो टारगेट अचीव होंगे ना, और वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। फिर मेक श्योर आप एटलीस्ट दिन में 1 घंटा, अगर 1 नहीं तो मिनिमम 20 मिनट योगा जरूर करो। योगा, मेडिटेशन, जो भी आपको ठीक लगे, बिकॉज ये भी आपको स्ट्रेस कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। एंड जैसा कि मैंने आपको कहा कि डे टू डे वर्क को आपको डिवाइड करना है, तो यहां पर आप चंकिंग करो। सिलेबस को छोटे छोटे हिस्से में बांट के जितना टॉपिक वाइज उसको करोगे, स्ट्रक्चर्ड वे में तोड़ के अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली मेंड करके करोगे, उतना बेटर रहेगा। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि जब हम बात करते हैं, यहां पे आपने सब कुछ किया बट फिर भी फेलियर के चांस हैं। क्यों? क्योंकि आपने सिलेबस तो पढ़ा, रिवाइज भी किया, बट कभी अपने आप को टेस्ट नहीं किया। अब जैसे लेट्स से भाई विराट कोहली या सचिन तेंदुलकर नेट में प्रैक्टिस किए बिना कभी मैच खेलते हैं क्या? अब उन्हें तो काफी साल से क्रिकेट खेलते हुए हो गया, तो नेट प्रैक्टिस क्यों करते हैं? ताकि अपनी टेक्निक को और बेटर कर सके, अपनी कमियों को दूर कर सके। तो आप भी यहां पे जब भी कोई सब्जेक्ट कवर करे उसके बाद उसका मॉक लगाएं, प्री मेंस दोनों का ही। अब इसमें आप फोकस करो 4 एस्पेक्ट के ऊपर। पहला एस्पेक्ट, क्या आपने फैक्ट्स के अंदर कुछ गलती की? मान लो आपने कोई क्वेश्चन छोड़ा या गलत हुआ, तो क्या फैक्ट के अंदर कमी थी, या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, या फिर आपने करंट अफेयर्स ठीक से इसमें एम्बेड नहीं किया कि भाई कुछ रीसेंट डेवलपमेंट थी छोड़ दी, उसमें से पार्ट आया और आपने नहीं किया, या आपने भैया सिली मिस्टेक कर दी है कि भाई सब कुछ पढ़ने के बाद ऑप्शन गलत मार्क कर दिया। जो प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम को एड्रेस करो, इससे फायदा मिलेगा। अब बर्नआउट को कैसे रिड्यूस करें? देखो, एक टेक्निक है, ये टेक्निक मुझे मेरे फादर ने समझाई थी एंड मैं ये आप सबको बताना चाहूंगा, और ये काफी इफेक्टिव है। आप काफी लंबे समय तक चीजों को रिटेन कर सकते हो। अब क्या होता है कि एक्चुअल में हम कंटिन्यूस पढ़ते रहते हैं। अब आप कोई चीज रीड कर रहे हो, एक टाइम आता है, उस टाइम के बाद माइंड वर्क करना बंद कर देता है। क्या हो जाता है? माइंड वर्क करना बंद कर जाता है। अब प्रॉब्लम यहां पे ये आती है कि माइंड जब वर्क करना बंद करके आप कितना भी रीड करो, कुछ भी नहीं जाएगा दिमाग में। तो मेरे फादर हमेशा ये कहते थे कि भाई देखो, 50 मिनट आप पढ़ो, फिर 10 मिनट आंखें बंद करके उसको दिमाग में एक्टिव रिकॉल करो
कि ठीक है आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है मैंने इन्वायरमेंट पढ़ा, इन्वायरमेंट में मैंने क्लाइमेट चेंज पढ़ा, क्लाइमेट चेंज में अच्छा ठीक है इसका ये इम्पैक्ट होगा इंडिया पे, सोशो है, ये इकोनॉमिक है, ये पॉलिटिकल है, ये इस तरह के इम्पैक्ट मेरे को देखने को मिलेंगे, और आपने रिकॉल किया। एंड उसके बाद फिर 50 मिनट पढ़ो, फिर 10 मिनट का एक्टिव रिकॉल, एंड फिर 50 मिनट पढ़ो, फिर 10 मिनट का एक्टिव रिकॉल। मतलब कभी भी एक लॉन्ग स्ट्रेच में बैठ के पढ़ाई नहीं होती। आप कह तो देते हो कि आपने 3 घंटे पढ़ाई की, इफेक्टिव प्रोडक्टिविटी उस चीज की बहुत कम रहती है। इफेक्टिव प्रोडक्टिविटी उस सिस्टम की पढ़ने की बहुत कम रहती है। फिर दूसरी चीज, बच्चा कहता है, कल ही मेरी एक बच्चे से बात हो रही थी, शी कैन एडमिट टू दिस थिंग, वो कहते सर मेरे को 4 घंटे ही सोने की आदत है। भैया नहीं, काम नहीं चलेगा, दिमाग अगर थका होगा तो कभी वर्क नहीं करेगा। 6 से 8 घंटे की हेल्दी स्लीप लो, इससे स्ट्रेस भी कम होगा और कहीं ना कहीं माइंड की एक्टिवनेस, अलर्टनेस इंक्रीज होगी। लास्ट में मेरा पर्सनल फेवरेट, whenever you achieve your target, no matter how small or good, कुछ ना कुछ अपने आप को रिवॉर्ड दो। अब मैं बताता हूँ, मैं जब पढ़ा करता था तो मेरे को ना आइसक्रीम खाने का बहुत शौक था, आज भी है। मतलब आप ये कह सकते हो कि आइसक्रीम मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी है, एंड वन ऑफ द रीज़न वाई मैं इतना फिट नहीं हो पाता, तो उसके पीछे रीज़न ही आइसक्रीम है। तो जब भी आई यूज़ टू डू लाइक ये टेस्ट दिया, टेस्ट में अच्छा नंबर आया, अच्छा लगा कि भैया काफ़ी ठीक किया है। जब मेरे मेंटर हुआ करते थे, उन्होंने मेरे को कभी कहा कि हाँ विवेक आज तेरा आंसर अच्छा आया है, तो अपने आप को रिवॉर्ड देता था। जैसे मेरे को आज भी याद है कि जब मेरा मेंस निकला था, एक कोई मतलब मेरे को ईयर नहीं याद अभी, उस समय एक मूवी आई हुई थी, तो मैं वो मूवी देखने गया था। अक्षय कुमार की कोई मूवी थी, उसमें कोई मतलब ऐसे ही कुछ रेस्क्यू टाइप का मिशन था, तो ऐसी कोई मूवी थी, मैं वो मूवी देख के आया था। तो आपको ये समझना होगा कि जब भी आप कोई चीज को अचीव करें, लाइक नो मैटर क्या आपकी अचीवमेंट है, आपने एक दिन का टारगेट अचीव कर लिया, लेट्स से उसके बाद आप अपनी फेवरेट गेम खेलना चाहते हो, तो भैया 20-30 मिनट अपने आप को दो। आप सोशल मीडिया पे भैया इंस्टाग्राम पे रील बना के डालना चाहते हो, कोई बात नहीं, आधा घंटा उसको दे लो, बट अपने आप को रिवॉर्ड करो। अब ऐसा नहीं है रिवॉर्ड के चक्कर में पूरा दिन ही फिर उसमें वेस्ट कर दो, नहीं। बाय द एंड ऑफ द डे सबसे आखिरी काम होगा खुद को रिवॉर्ड देना। उसमें आप वो चीज करोगे जिसको आप सबसे ज्यादा पसंद करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आज की डेट में अगर आपको वर्कआउट करना पसंद है तो आप वर्कआउट के लिए चले जाओ, वॉक करना पसंद है वॉक कर लो, मूवी देखना पसंद है आधा घंटा 1 घंटा मूवी देख लो। बट मूवी मैं प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को खुद को ऐसा लगता है कि मूवी में ना आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो, और फिर बाद में भी आपके दिमाग में ऐसा चलता रहता है कि अगर इसने ऐसा किया होता, वैसा किया होता, तो वो वैसा हो जाता। तो वो चीज़ थोड़ा अवॉइड करो तो बेटर है। और सीरीज़ तो कभी भी नहीं भाई, आप एक एपिसोड देखना स्टार्ट करोगे एंड कब वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 हो जाएंगे पता नहीं लगेगा। तो ये 2 चीज़ें हैं जिसको मैं अवॉइड करने की कहूँगा, बाकी आपकी इच्छा है, बट मस्ट रिवॉर्ड योरसेल्फ। जो भी करो उसके बाद अपने आप को रिवॉर्ड करो। फिर इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि एक फैमिली सबसे इंपॉर्टेंट है। फैमिली के अलावा दोस्त या पीयर ग्रुप, ये 2 लोग ऐसे हैं जिनके साथ आप कोई भी अपनी परेशानी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके मन में कोई परेशानी दुविधा चल रही है, तो आप अपने घर वालों के साथ वो प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। अब देखो यार, कई जगह होते हैं, कई फैमिली होते हैं जिसमें पापा दोस्त होते हैं। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, मेरे घर में पापा दोस्त नहीं होते हैं। यू कैन नॉट शेयर एनीथिंग, मतलब कोई, मुझे नहीं याद कभी इमोशनल होके हमने एक दूसरे को हग किया। आई डोंट हैव दैट एक्टिव मेमोरी इन माई ब्रेन। मैं खुद अभी 36 साल का हूँ, मुझे नहीं याद। एंड मम्मा के साथ अगर आपके रिलेशन अच्छे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा तू बहमें नहीं होती, मम्मा आपको मतलब समझते हैं, तो भैया बिल्कुल डेफिनेटली मम्मा के साथ वो अगर कोई परेशानी दिमाग में चल रही हो आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। नहीं तो सिबलिंग्स, भाई या सिस्टर, या हो सकता है कि कोई कज़न हो, उनके साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो,
तो आप उनके साथ अपनी परेशानी डिस्कस कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि वो सोल्यूशन दे पाएंगे, बट एक वेंट मिल जाएगा। एक वेंट मिलने के बाद कहीं ना कहीं अंदर और कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, मतलब वो एक स्ट्रेस लेवल रिलीज हो जाता है। जैसे आप परेशान हो, अब मैं आज की डेट में भी अगर मैं बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके ऑब्सेस चल रहा होता हूँ तो आई टॉक टू माई फ्रेंड रचित या राहुल से बात कर लेता हूँ। अब उनसे बात करने के बाद मेरे को ऐसा लगता है कि यार ठीक है, अब एक बारी वो भड़ास निकल गई है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट चीज़ होती है मेंटरशिप। मेंटर अगर आपको कोई अच्छा मिल जाए तो डेफिनेटली वो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। आपकी लाइफ में से वो जो स्ट्रेस वाला पार्ट है उसको रिमूव कर सकता है, बर्नआउट वाला पार्ट रिमूव कर सकता है, एंड कहीं ना कहीं आपका एक सपोर्ट सिस्टम बन सकता है। तो मेंटर आज की डेट में अच्छा मिल जाए, जो आपको सही रास्ता दिखाए, सही गाइडेंस दे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब ऐसे कई सक्सेस स्टोरी हैं, जैसे अगर आप आईएएस अलंकृता के बारे में बात करें तो ये डिप्रेशन में थी, इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 85 अचीव किया। ऐसा ही आपको देखने को मिलता है एक हमारे एक और आईएएस ऑफिसर हैं बाला लता, इन्होंने भी सीएससी 2 बारी क्लियर किया, एंड इनको पोलियो था और बहुत सारा और लाइफ में चैलेंजेस थे, बट उस डिप्रेशन को ओवरकम करके इन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज़ को अचीव किया है। देन ओल्ड राजेंद्र नगर मक्का कहा जाता है, बट यहाँ पर आपके बहुत सारे फिल्म वगैरह सब कुछ आपकी शूट हुई है, बट कहीं ना कहीं वो यूपीएससी एस्पिरेंट की जो मन की दुविधा है उसको नहीं दिखा पाता। अब जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए ये है कि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम भी सॉल्व कर रहे हैं, कोशिश हमारी भी है। अब हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं? देखो, अगर आप में से लेट्स से कोई कोर्स के साथ जुड़ना चाहता है या नहीं जुड़ना चाहता, वो उसकी इच्छा है, बट लेट्स से कोई मुझसे कनेक्ट करना चाहता है कि सर आप वाकई में मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि आप मुझे टेलीग्राम पे कनेक्ट कीजिए, विवेक 1810, ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, इस पे आप मैसेज कीजिए। मैं तुरंत तो शायद रिप्लाई ना कर पाऊँ, लेकिन जैसे ही विद इन 24 या 48 आवर्स मुझे टाइम मिलेगा और आपकी कंसर्न मुझे कुछ जेन्युइन लगेंगे तो मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मैं आपसे कांटेक्ट करूँगा, आपके कंसर्न को एड्रेस करने की पूरी कोशिश करूँगा। आई कैन बी दैट मेंटर फॉर यू। अब बात रही यहाँ पर, कई बार ऐसा भी होता है बच्चे के पास कुछ फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से वो अपनी यूपीएससी तैयारी नहीं कर पा रहा है, तो उन बच्चों के लिए हम निर्णय आईएएस में लेके आए हैं एक मेगा डिस्काउंट सेल, जिसमें हिंदी मीडियम के बच्चों को मात्र 17,999 रुपए में 36 महीने की वैलिडिटी का कोर्स मिलेगा। मतलब अब टाइम की टिक टिक नहीं चलेगी। लेट्स से अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप दिन का 3-4 घंटा ही टाइम दे सकते हो, तो आप यहाँ पर बहुत ईजिली अपने अकॉर्डिंगली अपने टारगेट को मोल्ड करके कहीं ना कहीं अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। देन उसके साथ साथ लेट्स से आप इंग्लिश मीडियम के बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो 24,999 में आप ज्वाइन कर सकते हो, एंड इंग्लिश मीडियम का बैच भी आपका 24,999 में आपको मिल सकता है। तो ये एक इंफॉर्मेशन है, बट अगेन मैं एक बात यहाँ पे आपको ये ज़रूर कहूँगा कि देखो यार, इस चीज़ को ये मत लेना कि ये जो मेंटल हेल्थ का इशू है ये एक वीडियो देखने से सॉल्व होगा। अगर आपको कभी भी कोई भी हेल्प चाहिए हो, मेक श्योर आपके पास मेरी आईडी हो, आप मुझसे कनेक्ट कीजिए। डेफिनेटली मुझसे जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं उतनी आपकी हेल्प करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द।